हेलो स्टूडेंट। ये वीडियो क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 6 बायो का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस का वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लाइन वाइज पूरी चैप्टर पढ़ेंगे और हर एक लाइन की मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन कह रहा है, हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव और व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफरेंस बता सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है और कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई चीज़ ज़िंदा है या कोई चीज़ ज़िंदा नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन अ स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। तो अगर हम देखते हैं कोई कुत्ता भाग रहा है और काउ क्या कर रहा है, च्यू कर रहे हैं कट को चबा रहे। कट क्या होता है, गाय क्या करती है, पहले खाना खा लेती है एक साथ और फिर आराम से बैठकर उसको धीरे धीरे पेट से निकाल कर चबाती है, उसको हम कर्ड कहते हैं। और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन ए स्ट्रीट, तो कोई भी इंसान जो रास्ते पर चिल्ला रहा है तो हम क्या बता सकते हैं, वो जिंदा है। वट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वेर स्लीप, क्या होगा अगर वो कुत्ता, गाय और इंसान सो जाए, तो क्या वो मर जाएंगे। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव, हम तभी भी सोचेंगे कि वो ज़िंदा ही है। बट हाउ डिड वी नो दैट, पर हमें पता कैसे लगेगा कि वो ज़िंदा है। इफ़ वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, अगर हम देखते हैं कि वह सांस ले रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि वह ज़िंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वह ज़िंदा है कि नहीं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वह ज़िंदा है कि नहीं, हम प्लांट्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। वी सी दैम वी वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ विल से, हम कुछ कहेंगे कि हम उसको क्या देखते हैं, ग्रीन कलर का देखते हैं, तो इसीलिए वो ज़िंदा है। बट व्हाट अबाउट द प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ द कलर अदर देन ग्रीन, बट उन प्लांट्स का क्या जो जिनके पत्ते हरे रंग के अलावा कुछ और कलर के होते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, तो वो हम क्या देखते हैं कि वो कुछ समय तक कुछ समय हम क्या देखते हैं कि वह समय के साथ बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह जिंदा है। इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक दैट some sort of movement, either growth related or not, as common evidence of being alive। हमने क्या देखा, हम क्या मानते हैं कि कुछ sort of movement, कुछ भी movement हो रहा है, या फिर ग्रोथ रिलेटेड हो या ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो, कुछ भी मूव कर रहा हो, इंसान मूव कर रहे हैं या फिर पेड़ तो मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को देखकर पता लगाते हैं कि वह जिंदा है। कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव, तो ये जो ग्रोथ और जो मूवमेंट है ये हमारा कॉमन एविडेंस है जिंदा रहने का। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोथ स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, तो ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ तो विजिबल होती नहीं, वो तो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी मूवमेंट भी विजिबल नहीं है। सो यूजिंग द विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ, तो हम जो ये मूवमेंट को जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं लाइफ का, ये इनफ नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिनका मूवमेंट हमें पता भी नहीं लगता। Movement over very small scale will be invisible to the naked eyes. Movement of molecules for example, जो movement होता है बहुत very small scale में होता है, किनका, movement over स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज, जो स्मॉल स्केल में जो मूवमेंट होता है ये हमारे नेकेड आइज से देखना इनविजिबल है, मतलब हम इसको देख ही नहीं सकते ऐसे मूवमेंट। जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। द इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट चल रहा है, क्या ये ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉलिकुलर मूवमेंट ज़रूरी है कि नहीं ज़िंदा रहने के लिए, तो वो कहेंगे कि यस। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। और क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे, एंड दे दैट इज़ पार्शली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसीलिए ये एक कंट्रोवर्सी है कि ये वायरस जो होते हैं ये ज़िंदा होते हैं या नहीं होते हैं, अलाइव हैं या नहीं है। तो वायरस क्या होता है,
वैसे तो नॉन लिविंग होता है, बट जैसे ही किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है वो अलाइव हो जाता है। वाई द मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर द लाइफ, तो ये मॉलिकुलर मूवमेंट जिंदा रहने के लिए क्यों ज़रूरी है? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissue, they have cell have smaller component in them, and so on. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके पास क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू किससे बना रहता है? सेल से बना रहता है। और सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, सेल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म, इस टाइप के सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनके अंदर क्या चलता है? उन सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो ये हमारे बेसिक लेवल पे बताया जा रहा है कि ज़िंदा रहने के लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। They have a smaller component, and then because of the effect of the environment, this organized order in the nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If the order break down, the organism will no longer alive. तो इस environment के इफेक्ट से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है, और ये अगर ऑर्डर टूट जाता है तो क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को हर समय के साथ साथ अपने आप को रिपेयर करना होता है, मेंटेन करना होता है। जैसे सेल कुछ दिनों बाद मर जाता है तो ये नया सेल भी बनाना पड़ता है, एक सेल से फिर ये सेल बनाते हैं माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस करवा कर, और कहीं पे अगर टिश्यू ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर कराना। ठीक है। Since all these structures are made up of molecule, they must move molecule around all the time. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो इनका मूवमेंट तो होता रहेगा हर टाइम। तो यही मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम देख भी नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो ये जो मेंटेनेंस का जो फंक्शन चल रहा है, बॉडी को मेंटेन करने का जो फंक्शन चल रहा है, ये हर टाइम चलता रहता है। जब हम कुछ नहीं भी करते हैं तभी भी चलता रहता है। ठीक है। Even when we are just sitting in a class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. अगर हम लोग एक क्लास में बैठे हैं या फिर हम सिर्फ सो रहे हैं तो ये जो मेंटेनेंस का जो जॉब चल रहा है ये तभी भी चलता जाएगा। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ये जो मेंटेनेंस का जो जॉब है, ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो मेंटेनेंस का जॉब चल रहा है इसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंस द मेंटेनेंस जॉब आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। ये मेंटेनेंस जॉब को कराने के लिए ताकि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट था ये टूटे नहीं और ब्रेक डाउन नहीं हो, तो इसके लिए और मेंटेनेंस जॉब चलता रहे, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? द एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये एनर्जी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से ही मिलेगा। ठीक है, बॉडी के बाहर से ही मिलेगा एनर्जी। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस outside of the body of individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from the outside of the body of the organism. तो कोई भी एक प्रोसेस होगा, तो एक प्रोसेस होगा ना जहाँ जिससे हम क्या एनर्जी ले सकें बाहर से, विच वी कॉल्ड फूड। तो उसको हम क्या कहते हैं? खाने के प्रोसेस को ही एनर्जी मिलता है। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? जब हम खाना खाते हैं तो उससे मिलता है। टू इनसाइड द बॉडी, टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को ही हम किस जानते हैं? न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन क्या हुआ? जब हमने खाना खाया और जो उस खाने से हमें एनर्जी मिला, खाना तो हमें बॉडी के बाहर से मिला, अब जो बॉडी अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है। इफ़ अ बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, एडिशनल raw material will also needed from the outside।
जैसे जैसे बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाता है तो हमें और भी एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होती है। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो हमारा लाइफ है अर्थ में वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे बेस्ड मतलब डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर कार्बन बेस्ड, जितने भी हम खाना खाते हैं वो सारे कार्बन बेस्ड। ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो कार्बन बेस्ड होती हैं। हम जितना भी कुछ खाते हैं हम जो कहते हैं ऑर्गेनिक खाते हैं, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें कार्बन बेस्ड ही होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, कार्बन की जो सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन को, कुछ डायरेक्ट खाना खाते हैं, कुछ किसी पर डिपेंड करते हैं पैरासाइट वाले। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक ही होंगे सारे, यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक का पढ़ रहे हैं तो उसमें इसमें भी पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस होते हैं, इसमें यही बताया गया है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ द एनर्जी, द आउटसाइड सोर्स ऑफ द एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये वेरी कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो ये जो इन्वायरमेंट है किसी एक के कंट्रोल में तो है नहीं, किसी एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में तो है नहीं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट be finally converted into uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining life structure। तो इन्वायरमेंट जो है किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको क्या करना होगा, टूटना होगा ताकि वो क्या कर सके, बिल्ड अप कर सके बॉडी को। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और बाद में वो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बने ताकि वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट करवाने की, जो वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों करवाते हैं, ताकि हम अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, तो वो मेंटेनेंस का जॉब चलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्या है, एज वेल एज द काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू ग्रो फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज नेसेसरी। कहाँ गया, as well as to the kind of molecule the body need to grow. For this a series of chemical reaction in the body is necessary। इसके लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर द सेलुलर नीडेड इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस, पहला लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस कराने के लिए पहला प्रोसेस क्या था, न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट क्या है हमारा रेस्पिरेशन। इतनी सारी चीज़ों में हमने ये सीखा कि बॉडी जो है बाहर से फूड लेती है और फूड लेकर एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनता है, हमारा बॉडी जो है बाहर से ऑक्सीजन लेता है और हमारे खाने से जो ग्लूकोज़ बनता है, ग्लूकोज़ के साथ जब रिएक्ट करवा के जो एनर्जी रिलीज़ कराता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस एक सेलुलर लेवल में होता है, ये पूरे सेल में पहुंचाया जाता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया खाने के बाद, ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू सेल को दिया गया है। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है, इससे जो एनर्जी मिलता है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, in the case of single cell organism, no specific organ for taking food or exchange of gases or removal of waste
waste may be needed because the entire surface of the organism is contact with the environment. तो ये जो छोटे सेल वाले होते हैं, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसके पास तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, ना इसके पास इसका मुंह बना हुआ है, नाक कुछ नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक ही सेल का है, कहीं भी किसी भी पॉइंट से खाना ले लेगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, कुछ बना नहीं है, तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वायरमेंट में खाना है तो ये डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से खाना ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, और क्या कराते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर वेस्ट मटेरियल निकालना है, एक्सचेंज भी कराना है, तो बॉडी के अपने सेल के बाहर ही ऐसे ही वो कर देंगे, मतलब बाहर भेज देंगे। कौन से प्रोसेस से करते हैं ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से करते हैं। और क्या होता है, बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, अगर ये बॉडी का जो साइज़ है ये बढ़ता जाएगा, ये एक सेल का ना होकर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया है। तो इनके सेल तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है सराउंडिंग के, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो इसीलिए सिंपल डिफ्यूज़न हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से लिखना है। We have seen previously how in multicellular organism various body part have specialized in the function they perform। हमने क्या देखा है कि कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं स्पेशलाइज्ड हैं फंक्शन करने के लिए। हमारे पास बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो सबका फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। हमने स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जैसे टिश्यू कार्डियक टिश्यू हो गया, हार्ट में प्रेजेंट है, इस तरीके से किडनी के वहाँ पे अलग टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अलग अलग टिश्यू जो होते हैं अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, और एंड with their organization of the body. It is therefore not surprising that the uptake of the food and the oxygen will also be the function of specialized tissue। तो ये कोई सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है कि एक जो खाना और ऑक्सीजन का जो अपटेक होता है लेना, ये भी कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही करेगा। ठीक है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम, इससे हमें एक प्रॉब्लम होता है कि सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप at one place of the body of the organism while all part of the body need them। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो एक ही सेल अगर स्पेशलाइज्ड है फूड और ऑक्सीजन लेने के लिए तो ये एक ही जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा, पर खाना और ऑक्सीजन तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट को चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो इस सिचुएशन में हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत हो जाता है फॉर कैरिंग ऑफ फूड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कराना पड़ेगा ताकि ये जो खाना और ऑक्सीजन है पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाए, पूरे बॉडी पार्ट में। तो हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, तो फिर हम ब्लड पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू वो पूरे बॉडी को खाना पहुंचाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी रिजनरेशन they create byproduct that are not only useless for the cell but could be harmful। जब ये रिएक्शन हो रहा है, ये कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हो रहा है तो इससे क्या होता है, कुछ बाई प्रोडक्ट भी रिलीज़ होंगे। ये कार्बन सोर्स है और ये ऑक्सीजन है, इनसे हमें क्या कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए जैसे CO2 का रिलीज़ हो रहा है तो ये हमारे लिए ना ही सिर्फ यूज़लेस है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्ड आउटसाइड द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इस बेकार चीज़ को हमारे बॉडी क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है, मतलब हमारे बॉडी के बाहर फेंक देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो क्या क्या लाइफ प्रोसेस कराने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस कराते हैं उसी को हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसमें ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, मेंटेनिंग जॉब कराना होता है, और जो भी डैमेज हो रहा है वो सारे प्रिवेंट डैमेज करने के लिए, मतलब डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस प्रोसेस कराने के लिए लाइफ प्रोसेस कराते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है, एक तो हो गया न्यूट्रिशन, नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेशन, फिर अब खाना पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट थर्ड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और फिर एक लास्ट वाला एक्सक्रीशन। ठीक है, अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी डिज़ाइन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड अ स्पेशल टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल डेवलप्ड। तो अगर मल्टी सेलुलर का जो बॉडी डिज़ाइन को हम फॉलो करते हैं
तो एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशल टिश्यू बनाया गया होगा, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल थ्रू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेस्ट हमारे बॉडी ने बनाया है उसको निकालने के लिए भी एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होगा जिसको हम एक्सक्रीटरी टिश्यू भी कहेंगे। लेट अस कंसीडर द वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब इन सारे प्रोसेस को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को।